Good morning, students. This is Kalpana Singh on the stage RITT YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे, यानी कि आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ना है हम लोगों को वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं में सबसे पहला है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, और दूसरा है पवित्रता का तथा धार्मिकता का विकास करना। ठीक है, ये और आगे है हमारा आगे देखिए, आगे है हमारा व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, और चौथा है सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। ठीक है, और नंबर 5 है संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। लास्ट है हमारा जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है हमारा वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण के केंद्र। ठीक है, तो कौन कौन से शिक्षण केंद्र थे उस टाइम प्रचलित? पहला है तक्षशिला, केकय, मिथिला, प्रयागराज और काशी, और एक और है काची। ठीक है, तो ये देखिए, इन सब के बारे में हमको डिटेल से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं में वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं में सबसे पहले है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें देखिए वैदिक काल में या वैदिक युग में, ठीक है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? नैतिक चरित्र का निर्माण करना, यानी कि बच्चों के अंदर नैतिक चरित्र, यानी कि उनको अच्छे चरित्र का निर्माण करना, और जिसमें अच्छे संस्कारों का विकास हो सके, और शिक्षा के द्वारा वैदिक आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था, और ब्रह्मचर्य, सदाचार, परमात्मा जनहित भावना और परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु एवं बड़ों का आदर करना, कर्तव्य पालन करना, व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा नैतिक चरित्र का निर्माण करना। अब दूसरा है हमारा पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। ठीक है, तो देखिए वैदिक काल में दूसरा प्रमुख उद्देश्य था मानव का आत्मिक विकास करना। उस समय मानव जीवन को धार्मिक भावों से ओत प्रोत परंतु अत्यधिक सरल, स्वाभाविक तथा पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, और मनुष्य को ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। और उस टाइम के जो मनुष्य थे, गुरु थे, ऋषि थे, बालक थे, जो भी थे, उनके अंदर ईश्वर के प्रति बहुत ही भावना थी। ठीक है, तो धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था, और अंततः आत्मा की पवित्रता तथा धार्मिक भावना विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, और शिक्षा के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम व्यक्तित्व की। अगली विशेषता है हमारा व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास करना ये हमारा है अगला विशेषता, व्यक्तित्व का विकास करना। तो व्यक्तित्व का विकास करना में देखिए वैदिक काल में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। यही कारण है कि उस समय शिक्षा का स्तर, यह उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना माना गया था, और शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मा विश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्मानुभूति और
आत्मसम्मान, सहनशीलता, पवित्रता, परोपकार, ये देखिए, जैसे व्यक्तित्व गुणों का विकास किया जाता था और छात्रों को अपने कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी, जिससे वे उत्तरदायित्व को समझ सके तथा निर्णय लेने में सक्षम हो सके, अपने निर्णय को खुद से लेने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो अगली विशेषता है हमारी सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगली विशेषता है हमारी अगली विशेषता है हमारी, देखिए, सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। ठीक है, तो वैदिक काल में जीवन के दो प्रकार थे। जीवन के दो प्रकार थे, परा और अपरा। परा मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, और अपरा मतलब क्या होता है, भौतिक होता है। जहाँ परा परा मतलब ब्रह्म ज्ञान, यानी कि आध्यात्मिक, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करना, ब्रह्म ज्ञान पर बल दिया जाता था। और वहीं अपरा जीवन, अपरा अपरा जीवन से क्या तात्पर्य है, सामाजिक व्यवस्था के संगठन, नियोजन तथा संचालन, यानी कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी व्यवस्था, उसका संगठन, उसका नियोजन से तात्पर्य होता है। इसी कारण से वैदिक युग में सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाना भी शिक्षा का एक परम उद्देश्य माना गया है। छात्र अपने पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्व का समय समक्ष कर सके, समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए सक्रिय रूप में भाग ले सके, यानी कि समाज में जो भी कार्य हो रहा है उसके उत्थान के लिए वो सब अच्छे से अपना योगदान दे सके। अब अगली विशेषता है हमारी, देखिए, संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। ठीक है, तो हमारे देश में, हमारे देश की, हमारे भारत देश की या किसी भी देश की जो संस्कृति है उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सदैव से एक संस्कृत धरोहर को अक्षुण्ण रखना रहा है। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय व सामाजिक संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना उस समय की शिक्षा व्यवस्था का एक अंग था, और छात्र को संस्कृति व संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना था। ठीक है, जो हमारी संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे हस्तांतरित होती है, जैसे किताबों के माध्यम से, ज्ञान गुरुओं के माध्यम से, जो भी जानकारी होती है उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला है, लास्ट है हमारा, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। तो जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना भी सदैव से शिक्षा संस्थाओं का कार्य माना जाता रहा है, और वैदिक काल में भी छात्रों को इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था कि वे अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से चला सके या सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सके। जीवन में उपयोगी अध्ययन जैसे पशुपालन, कृषि, डेयरी फार्म, चिकित्सा व्यवस्था, युद्ध कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन सबसे छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती थी तथा वे गृहस्थ आश्रम के दौरान अपने परिवारजनों का भरण पोषण करने में सक्षम सिद्ध होते थे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैदिक कालीन शिक्षा के शिक्षण केंद्र। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा के शिक्षण केंद्र कई प्रकार के होते थे। जैसे देखिए, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। ये गुरुकुल प्रारंभिक वैदिक काल से तो प्रायः उन कोलाहल से शहर के जन कोलाहल, यानी कि शहर से दूर जंगल में स्थित होते थे, प्रकृति की गोद में स्थापित होते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे। यहाँ इनमें से प्रमुख शिक्षा के केंद्रों का वर्णन
कुछ इस तरह से किया गया है। सबसे पहला है तक्षशिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तक्षशिला देखते हैं। तक्षशिला के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे है तक्षशिला। तो देखिए, तक्षशिला उत्तर भारत के गांधार राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। इस नगर को तत्कालीन गांधार नरेश ने भारत में बसाया था। कालांतर में इसमें इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया और देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को बसाया। उसमें उन्हें अनेक गांव दान में दिए और शिक्षा के उपयुक्त कार्यभार को सौंपा। परिणामतः यह नगर समकालीन राज्यों के राजधानी के साथ साथ एक शिक्षा का नगर के रूप में विकसित हुआ। यह संस्कृत साहित्य, व्याकरण, चारों वेदों और धर्म तथा दर्शन के प्रकांड विद्वान निवास करते थे। यानी कि तक्षशिला में यहाँ पे संस्कृत साहित्य, व्याकरण, चारों वेदों और धर्म तथा दर्शन के प्रकांड विद्वान यहाँ पे निवास करते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है शिक्षण केंद्र हमारा केकय, ठीक है। तो केकय को देखते हैं। केकय मध्य भारत में तत्कालीन केकय राज्य की राजधानी थी। उपनिषद काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन का समुचित प्रबंध किया गया था। और केकय नरेश पशुपति विद्वानों का आदर करते थे। उन्हें अपनी राजधानी के प्रमुख विद्वानों को बसाया था। वे राजधानी में विद्वान सम्मेलन भी आयोजित करते थे और कला, कौशल, व्यवसायों और शैक्षिक शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम मिथिला, ठीक है। तो मिथिला देखते हैं। मिथिला यहाँ पे है, देखिए। मध्य भारत के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी थी। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों का सम्मेलन होता था और उपनिषद काल में वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में इसका विकास हुआ था। इस नगर में धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान रहते थे, निवास करते थे और धर्म एवं दर्शन के शिक्षा प्राप्त करने से दूर दूर स्थानों से इच्छुक यहाँ पे आते थे। मतलब कि यहाँ पे धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से इच्छुक व्यक्ति आते थे और वैदिक काल में यहाँ कला, कौशल एवं सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुआ करती थी। अब आगे देखिए हमारा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो प्रारंभ से ही ऋषियों की तपोभूमि रही है यहाँ प्रयागराज। और वैदिक काल में इस क्षेत्र को गंगा तटवर्ती क्षेत्रों के अनेक ऋषि आश्रम थे जो धर्म और दर्शन की शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। यहाँ एक तीर्थ स्थान तथा धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ऋषियों की तपोभूमि थी। अतः यह धर्म और दर्शन की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ करती थी। अब अगला है हमारा काशी। काशी है और नेक्स्ट है काची, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब काशी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे काशी, ठीक है। काशी वाराणसी भी प्रारंभ से ही ऋषियों की तपोभूमि रही है तथा विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ के गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में ऋषि के आश्रम थे। काशी नरेश अजातशत्रु को ऋषि उपनिषदीय ज्ञान ब्रह्म विद्या को पंडित माना जाता था। उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या का पंडित माना जाता था उन्हें, इसे अजातशत्रु को। इन्होंने यहाँ विद्वानों को आमंत्रित कर आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप के विषय रूप में शास्त्रार्थ कराया है। अब नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है काची, ठीक है। तो काची को हम देखते हैं। काची को धार्मिक व्यक्ति दक्षिण काशी, यह आज कांजीवरम में है। वैदिक धर्म की स्थापना हुई थी यहाँ पे कि शिक्षा देना प्रारंभ किया, पर ये कर्म कांडी थे। इन्हें यहाँ कर्म शिक्षा विकास किया जाता था। और
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम वीडियो कल देखेंगे। धन्यवाद।